लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के हवाले से पढ़ रहे थे। हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों क्यों है, उसके ज़राए कौन कौन से हैं, उसका जो इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है हम लोग वो पढ़ रहे थे। उसमें हमने मेजर स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे, उसमें कोई एक आधा स्टेप ही तो रह गया था, एक दो रह गए, तो वो हम आज जो है ना उसको वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। एस्टेब्लिशिंग द बजट। इसमें पिछले सारे स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे अपने, जब कि हमने चैनल कौन सा सिलेक्ट करना है, पर्सनल है, नॉन पर्सनल है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल थे, बाकी उसके गोल्स वगैरह ऑब्जेक्टिव सेट करने को सारे हमने देख लिए थे। आज हमने बजट एस्टेब्लिश करने से जो है ना हमने स्टार्ट करना है काम अपना। सबसे पहले जो हमारी अप्रोच हो सकती है बजट जो है वो सेट करने के लिए कि हमने अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने प्रमोशन के ऊपर कितना बजट स्पेंड करना है, उसको हम लोग बोलेंगे अफोर्डेबल। अफोर्डेबल अप्रोच होती है ये। सबसे कम फायदा मंद जो है ये होती है, या सबसे जो है वो क्या बोलते हैं इसको, हल्की अप्रोच जो है ना ये गिनी जाती है आमतौर पे, कि जितने मेरे पास पैसे हैं, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं उतना अपनी मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ है, जो प्रमोशन, उस पर स्पेंड करूँगा मैं। ठीक है। अच्छा, ये सबसे हल्की क्यों गिनी जाती है, सबसे कम फायदा इसका क्यों गिना जाता है, उसका फायदा, उसकी रीज़न ये है, समटाइम होता है कि आपको एक्सटेंसिव प्रमोशन की ज़रूरत है, प्रोडक्ट नहीं लेके आए हो तो आपको एक्सटेंसिव उसकी प्रमोशन की ज़रूरत है, लेकिन आप वो नहीं करते, आप कहते हैं मेरे पास बजट कम है। दूसरे एंड पे ये होता है कि आपके पास बजट काफ़ी है, आप कहते हैं मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगा, मैं को ज़्यादा अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन आपको आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइफ साइकिल की डिक्लाइन की स्टेज में है, उसमें आपको प्रमोशन ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, या आपकी प्रोडक्ट आप ऑलरेडी मैक्सिमम डिमांड पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपकी जो है ना जितनी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उससे ज़्यादा आपकी डिमांड है। इस सब के बावजूद जो है आप वो प्रमोशन पे पैसा लगाई जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि जी ये अप्रोच यहाँ पे सूट नहीं करती अफोर्डेबिलिटी वाली। इसके बाद अगली जो अप्रोच है वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसमें ये होता है कि हम कहते हैं कि जो हमारी जो करंट सेल है उसका इतने परसेंट जो है, उसका 10%, उसका 15%, उसका 20%, जितने भी आपने परसेंटेज आप सेट करते हैं, वो हम लोग अपने प्रमोशन एक्सपेंडिचर पे लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक ये पॉइंट भी आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जी हम लोग जितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितनी सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इन फ्यूचर, उस बेस पे हम लोग जो है ना वो अपने करंट प्रमोशन जो है ना वो हम लोग करेंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। अब इससे भी एक इसका ड्रॉबैक ये है कि समटाइम अगर आपकी सेल कम है, आपके खासतौर पे जब आपकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है, तब आपकी सेल कम होगी। अब इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको एक्सटेंसिव प्रमोशन की ज़रूरत होती है, लेकिन बजाय एक्सटेंसिव प्रमोशन करने के आप लोग जो है वो उसमें स्टार्ट करते हैं जो है थोड़ी प्रमोशन करें आप लोग। उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला जो मेथड है यहाँ पे, ये मेथड भी फेल हो जाएगा ये वाला। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपैरेटिव पैरिटी। कंपैरेटिव पैरिटी से मुराद ये है कि आपका जो कंपैरेटर है, आप अपने आप को अपने कंपैरेटर से कंपेयर करते हो कि हमारा कंपैरेटर जितने पैसे लगा रहा है उसके ऊपर, अपने प्रमोशन के ऊपर हम भी उतना लगाएंगे। अगर वो ज़्यादा लगा रहा है हम भी ज़्यादा लगाएंगे, वो कम लगा रहा है हम भी कम लगाएंगे। इसके भी फायदे हैं। फायदे ये है कि आप लोग जो है ना अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच जाते हो। ठीक है, एक फायदा इसका ये है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है इसका, इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि आप जो है ना समटाइम आप टोटली रिलाई कर रहे होते हो अपने कंपैरेटर के ऊपर। समटाइम होता है आपका कंपैरेटर जो है उसका एनालिसिस अच्छा नहीं है कि उसको कितना प्रमोशन पे स्पेंड करना चाहिए, तो वो अपने एनालिसिस अच्छा ना होने के बावजूद एक अमाउंट स्पेंड करता है प्रमोशन के ऊपर, और आप जो है अपने कंपैरेटर को फॉलो करते हो। ठीक है। तो इस केस में जो है ना वो कंपैरेटर का तो नुकसान होना ही होना है, आपका भी साथ नुकसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो टेक्निक है। इसमें आप जो है ना सेट करते हैं कि जी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपने अपनी इस प्रमोशन के ज़रिए मीट करने हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कौन कौन से टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करना पड़ेंगे। उन टास्क की नोयत के हिसाब से आप लोग जो है ना उनके ऊपर अपना प्रमोशन एक्सपेंडिचर आप लोग करते हो।
ठीक है। आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि आपने मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करना है, आपने अपने इमेज को रिवाइव करना है, आपने अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सेल नहीं हो रही, आपने उसकी सेल को इंक्रीज करना है, आपने पुराना स्टॉक निकालना है। ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव्स है। आपने मार्केट अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, आपने ब्रांड इमेज को एनहांस करना है, चेंज करना है समथिंग एल्स, एनहांस करना है समथिंग एल्स। ठीक है, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्टिव हैं। हर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अलग तरह का टास्क रिक्वायर्ड है। उन टास्क को मद्देनजर रख के आप लोग उनके ऊपर जितनी वो अच्छा, और आपके टास्क को देखेंगे कि वो टास्क हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग उन पर स्पेंडिंग करते हैं। ये वही उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके कुछ गले स्टेप्स का ले, उसमें कुछ फेजेस हैं ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड में। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है या सबसे ज़्यादा यूजफुल तरीका कार्य है। स्टैब्लिश द मार्केट शेयर गोल। सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके जो मार्केट शेयर का गोल आपका क्या है, कि आपका मार्केट शेयर कितना होना चाहिए, करंट मार्केट शेयर कितना होना चाहिए, और आपका फ्यूचर मार्केट शेयर आपको कितना होना चाहिए। सबसे पहले आप ये गोल सेट करते हैं। डिटरमिन द परसेंटेज दैट शुड बी रीच्ड। अच्छा, अब आपके मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर 5 लाख जो है वो टोटल कस्टमर अवेलेबल है। जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो, मिसाल के तौर पे आप प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है ना आप सेल करते हैं, तो वो प्लास्टिक की पानी की बोतलें आप उसमें जो है वो मार्केट के अंदर 5 लाख बंदा है मैक्सिमम जो कि उन बोतलों को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, और उनको आप भी सर्व कर रहे हैं, आपके साथ साथ आपके कंपेटिटर भी सर्व कर रहे हैं। अब तो आपने ये डिटरमिन करना है जी, आपने टारगेट सेट करना है कि उन 5 लाख में से आपकी जो एडवर्टीजमेंट है या आपकी जो प्रमोशन है वो कितने लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सब ये आप इसको भी डिटरमिन करते हैं। तीसरे स्टेप पे आप देखते हैं कि डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ वेयर प्रॉस्पेक्ट दैट शुड बी परसुएडेड टू ट्राई द ब्रांड। आपने कहा कि जी उन 5 लाख में से 4 लाख लोग लाजमी हैं जो कि जिन तक, ये दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ कि 5 में से 4 लाख लोग जो है वो लाजमी है कि जी हमारे वो उसको अ, हमारे एडवर्टीजमेंट को देखें, हम उन तक पहुँचें। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के अलावा बाकी मेथड भी आ सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एडवर्टीजमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब उन 4 लाख लोगों में से आप लोग ये देखते हैं कि उन 4 लाख में से कितने लोग हैं जो कि आपका टारगेट है कि वो परसुएड हो, मोटिवेट हो जाए आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। 4 लाख लोगों तक ऐड पहुंचा। आप कहते हैं 4 लाख में से कम जो है ना वो 2 लाख लोग वो मोटिवेट हो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। आप लोग ये 2 लाख, ये 2 लाख का टारगेट आप लोग सेट करते हैं। 4 लाख में से कितने लोग जो हैं आप उनको परसुएड कर सके कि वो आपके ब्रांड को ट्राई करें। डिटरमिन द नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग इंप्रेशंस पर 1% ट्राई। आप लोग उसके बाद ये देखते हैं कि जी आपके जितने भी, अब 4 लाख लोगों का आपने मिसाल के तौर पे आपने टारगेट किया, आपने 4 लाख में से आप कहते हैं कि जी आपने इनको 2 लाख लोगों को आपने जो है ना ट्रायल की तरफ लेके आना है। फिर आपने देखना है कि जी कितनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी है आपको। वो जितना आपने 2 लाख का 1% लें, 2 लाख का जो 1% है वो कितने बनते हैं आपके, 2000 बनते हैं शायद 2000 बनते हैं मिसाल के तौर पे। ये 2000 जो लोग हैं, ठीक है, 1% जो है, उनमें उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अब जो है इसकी तरफ लेके आने के लिए, ब्रांड को ट्राई करवाने के लिए आपको कितनी बार एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी। एडवर्टीजमेंट इंप्रेशन से अवराद कि आपको जितनी बार वो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी है, अपने जितनी बार उनको ऐड दिखाना पड़ा है उन 2 लाख लोगों को। ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिन द नंबर ऑफ ग्रॉस रेटिंग पॉइंट दैट वुड हैव बीन परचेज्ड। ग्रास रेटिंग पॉइंट से मुराद ये है कि ये जो 1% लोग जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये 1% लोग जो हैं ये कितना फ्रीक्वेंटली या कितना इजीली आपकी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस रेटिंग पॉइंट। ठीक है, आप अपने ग्रॉस रेटिंग पॉइंट को देखेंगे कि ये जो 1% लोग जिनको हमने फाइनली अपने प्रोडक्ट को ट्राई करवाना है, ये 1% बेसिकली आपका ये है वो क्या बोलते हैं उसको, ये सिर्फ पैरामीटर है अपनी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए कि जी 1% लोग आपकी प्रोडक्ट को जब ट्राई करते हैं, ठीक है, और आपको कमिटमेंट शो करते हैं, जितनी कमिटमेंट शो करेंगे इस हिसाब से इस कैलकुलेशन को हम लोग ग्रॉस रेटिंग पॉइंट कहते हैं। डिटरमिन द नेसेसरी एडवर्टाइजिंग बजट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग ए ग्रॉस रेटिंग पॉइंट। ठीक है,
कि आप लोग ये देखें कि जी अच्छा अब आपने कितनी आपकी ग्रॉस रेटिंग पॉइंट के हिसाब से आप लोग ये देखेंगे कितनी हमारी कॉस्ट आती है पर जो है वो हमारे पास जो बंदा जो हमारे ब्रांड को ट्राई कर रहा है या परचेज कर रहा है, ठीक है, उसकी हमारी कितनी कॉस्ट हम उस पर जो है ना हमें बेयर करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आप लोग ये देखेंगे टास्क वाइज एक्टिविटी वाइज आप लोग जो है ना अपने वो कॉस्ट को आप लोग डिटरमिन करना स्टार्ट कर देते हैं। सादे लफ्ज़ों में मैं इसको रिवाइज कर दूँ, सादे लफ्ज़ों में यही चीज़ है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड कि आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, हर ऑब्जेक्टिव एक टास्क के जरिए अचीव किया जाएगा और उस टास्क के ऊपर आपको जो है ना कितना स्पेंड करना चाहिए, इस तरह आपका टोटल जो है ना एक्सपेंडिचर आपका प्रमोशन का एक्सपेंडिचर आपका सेट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स बेसिकली आपने मोस्टली जो कंपनीज हैं खासतौर पे आज के दौर में वो एक से ज़्यादा ज़राए इस्तेमाल कर रही होती हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ये आपका जो लास्ट स्टेप था वो उसके हवाले से है आपका डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के हवाले से, वो जिसमें था कि आपने मैनेजिंग आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आपने बजट सेट कर लिया। बजट सेट करने के बाद आपने ये देखना है कि आप लोग सिर्फ एक मॉडल तो एक मोड तो यूज़ नहीं करेंगे अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, आप लोग मल्टीपल ब्रांड्स जो है ना वो यूज़ करेंगे, ब्रांड को मल्टीपल मेथड्स या मल्टीपल चैनल्स यूज़ करेंगे अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। उस मल्टीपल चैनल्स को एज ओवर हम लोग अपना मिक्स कहते हैं, प्रमोशनल मिक्स कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि किस किस के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब उसके हवाले से जो है ना वो ये चीज़ें देख के वो हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सा मैथड जो चैनल है वो सूट करता है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग थी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में ये आ जाता है, सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि परवेसिवनेस। परवेसिवनेस का मतलब होता है फैलाव, इसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रीच ज़्यादा होने से मुराद ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा लोगों तक राब्ता करके ज़्यादा लोगों को आप लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो अगर बिलबोर्ड के ज़रिए है तो आप लोग अगर किसी रास्ते पे बिलबोर्ड लगा देंगे तो हर किसी बिजी रोड पे हर आने जाने वाला देखेगा उसको। किसी टीवी में एडवर्टीजमेंट कर देंगे वो तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा है, उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एम्पलीफाइड एक्सप्रेसिवनेस। एम्पलीफाई का मतलब होता है ज़्यादा कर देना, बढ़ा देना। आप लोग जब देखते हैं कि अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के अखबारों में या मैगजीन में, या अच्छी अच्छी वीडियोस यूज़ करके, या अच्छे अच्छे वो आपके जो है ना वो सेलिब्रिटीज़ यूज़ करके या सेलिब्रिटीज़ को अच्छे तरीके से तैयार करके आप लोग जो इम्पैक्ट है अपने एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट बड़े आसानी से बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक्चुअली अपने प्रोडक्ट का इम्पैक्ट आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो पहले एक वो स्लाइस का ऐड आया करता था, उसमें स्लाइस जूस का जिसमें कतरीना कैफ थी, ठीक है। अब वो देखते तो बेसिकली था तो जूस, लेकिन वो कतरीना कैफ का जो उन्होंने सेंसेशन का जो एलिमेंट उसके अंदर यूज़ किया कि वो जो है ना पहले उसके वो उसकी कलाई से गिर के उसके होंठ पे गिर रहा है, ठीक है। वो एक सेंसेशन का एलिमेंट करके ना वो जो उन्होंने उसकी इतनी अटेंशन ग्रैब की कि उसके बाद तो नेक्स्ट ऐड बना, नेक्स्ट भी उन्होंने उसी थीम का ऐड बनाया और लोगों ने उसको काफ़ी अटेंशन दी उस ऐड को। जूस परचेज किया नहीं किया, लेकिन स्लाइस सबके दिन बैठ गए, स्लाइस का कतरीना वाला ऐड है, ठीक है। आप उन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर थीम यूज़ करके अपनी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके जो है ना ये बेसिकली एक सेंसेशन अपील होती है। सेंसेशन अपील जो है ये आपकी जो आप लोग नेक्स्ट मैसेज में हम लोग पढ़ेंगे, सेक्स अपील्स होती हैं। सेक्स अपील्स के अंदर सेंसेशन भी होती है, इंटीमेशन भी होती है, डिफरेंट किस्म की अपील्स होती हैं। सेंसेशन अपील थी उस एडवर्टीजमेंट के अंदर कि आप लोग इस तरह के जो अप्रोचेज यूज़ करके, इस तरह के गिग्स यूज़ करके आप लोग अपने एडवर्टीजमेंट और अपने मैसेज को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अगर दूसरे एंड पे आऊँ मैं तो हम लोग समटाइम एडवर्टाइजमेंट में दिखा देते हैं वो एक्सीडेंट हो गया, ये मसला हो गया, वो साथ साथ कोई वो पुराना कह रहा हूँ, कोई एक उदास सा म्यूजिक ऐड कर दिया, ठीक है, जो है ना रोते हुए बच्चे दिखा दिए वगैरह। अब इस तरह की चीज़ें ऐड करके आप लोग जो है ना कोई ये चीज़ें भी प्रमोट कर सकते हैं कि जी आप लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा लें, आप लोग जो है ना सेफ्टी से जो है ना वो गाड़ी ड्राइव किया करें वगैरह वगैरह। ये जो है ना डिफरेंट आपके पास एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किए मैंने दो, कि आप लोग अपने एक्सप्रेशंस को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि जी जो मैन्युफैक्चरर है या जो मार्केटर है उसको पर्सनली नहीं, इसके लिए जो है ना वो कस्टमर से डायरेक्टली रब्ता नहीं करना पड़ता है। एडवर्टीजमेंट जो है बेसिकली एक पेड और नॉन पर्सनल मीन ऑफ प्रमोशन है,
क्या सिर्फ पे कर देते हैं और उसको तैयार करवा देते हैं, एडवर्टीजमेंट को तैयार करवाने के बाद आप जो है ना उसको वो आगे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं ऑन रेडियो और ऑन जो है वो आपके टीवी वगैरह डिफरेंट चीज़ों पे। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल मेरे जेहन में आ गई। आप लोग देखते हैं कि वो कोका कोला का या पेप्सी का ऐड आता है, वो बोतल खुलने की एक वो आवाज़ आती है, आवाज़ आने के बाद जब वो किसी ड्रिंकिंग ग्लास के अंदर जब वो कोल्ड ड्रिंक को डाल रहे होते हैं तो उससे एक साउंड पैदा करते हैं। ठीक है, जैसा वो उसकी जो हम गैस बोलते हैं, गैस का साउंड पैदा कर रहे होते हैं। अब वो जो गैस है वो भी आपके अंदर की जो भूख है, प्यास है, उसको ट्रिगर करती है। ठीक है, अगर वो साथ ही आए पेप्सी दिखा के चले जाए, ठीक है, उसका और इम्पैक्ट है। लेकिन वही अगर पेप्सी खोल के गिलास में डाल के साथ एक साउंड आ रहा है, ठीक है, बड़ा क्लियर साउंड आ रहा है, उससे आपके अंदर की जो अराउज है, आपके अंदर जो प्यास है, आपके अंदर की प्यास जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी आपके अंदर की। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका दूसरा जो था वो सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन में एक तो ये चीज़ है कि आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली डायरेक्टली अपने जो है ना वो कस्टमर से। एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट की बात करें, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन सेल प्रमोशन में आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशन के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसमें इंसेंटिव्स भी ऑफर करते हैं। अब ये इंसेंटिव आपके B2B मार्केट के भी हो सकते हैं, B2C मार्केट के भी हो सकते हैं। इंसेंटिव क्या, डिस्काउंट्स वगैरह हैं, साथ बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की चीज़ें हैं। इन्विटेशन, ऐसे लोग जो कि जिन्होंने अभी तक आपके ब्रांड को परचेज नहीं किया या परचेज करने से कतरा रहे थे किसी वजह से, या थोड़ा परचेज कर रहे थे आपके ब्रांड को, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कि आप आए, आके हमारे ब्रांड को ट्राई करें। और जो है ना आपको फाइनेंशियली इसमें अपना फ़ायदा होगा, जो भी आपकी गिग है उसके हवाले से। ठीक है। इसके बाद आए थे पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन बेसिकली ये होता है कि आप लोग थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू सेमिनार्स, थ्रू वेबिनार्स जो है ना अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, अपने ब्रांड के इमेज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसकी मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी दी थी। अब इसमें जो है पब्लिसिटी बोलता है कि लोगों की जो राय है जनरली आपके बारे में, ठीक है, और आपके कस्टमर्स की राय भी हो सकती है और आपके नॉन कस्टमर्स की राय भी हो सकती है। नॉन कस्टमर से मुराद ऐसे लोग जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व विद अस, और दे आर जो है वो इन टच विद अस, और दे आर जस्ट एम्बेसडर ऑफ आवर प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो है हाई क्रेडिबिलिटी। इसकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो हाई होती है, क्योंकि कंपनी जो है पब्लिक अपनी जो पब्लिक रिलेशन है, मैन्युफैक्चरर या मार्केटर अपने पर्सनल एफर्ट करके समटाइम पर्सनली या अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए एक ख़ास हल्का अहबाब में जो है वो अपने इमेज को एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी पॉजिटिव साइड दिखा रहा होता है। तो ये क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। एबिलिटी टू कैच बायर्स ऑफ कार्ड, इससे मुराद ये है कि आप जो है जब एक क्रीम को, एक कस्टमर्स की जो क्रीम है उनको आप लोग जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अब उसमें क्रीम ने जब जब आप यानी कि एक एलीट ने, कस्टमर्स की एलीट आपके ब्रांड को परचेज करना स्टार्ट कर देती है बेस्ड ऑन योर क्रेडिबिलिटी, तो आपके जो बाकी जो कस्टमर्स हैं, जो बाद में आने वाले जो कस्टमर्स हैं या जो छोटे कस्टमर्स हैं, वो उस एलीट जो क्लास ऑफ कस्टमर्स हैं उनको देख के वो भी सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर शो करते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं इनके ऊपर, तो हम इनकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है। ड्रामेटाइजेशन, अच्छा, आप लोग इसमें ड्रामेटाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं अपने जो है ना वो पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी के अंदर। ड्रामेटाइजेशन में इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जैसे ड्रामेटाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज फेक। ठीक है, अब इसमें मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे वो एम्बेसडर की मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो चैरिटी करते हैं, चैरिटी करने के साथ साथ वो डिफरेंट फोरम्स पे वो बताते हैं कि देखते जी हम लोग चैरिटी कर रहे हैं, हम लोग जो है ना लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब वो पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पब्लिसाइज, पॉजिटिवली पब्लिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने गिग यूज़ किया है कि अपने एक सॉफ्टवेयर साइड आवाम को दिखाने वाला, उसको बोलते हैं ड्रामेटाइजेशन। इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, ये नेक्स्ट आपका जो ना एक वो मेथड हो सकता है अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इसमें रहता है सबसे पहले रेलिवेंसी, कि आपका जो
आप उन इवेंट्स को या उन एक्सपीरियंस को आप लोग प्रमोट करते हैं या स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे अपनी अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट स्पेंड करते हैं जो कि आपके रेलिवेंट होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता होता हूँ अक्सर के रेड बुल है। अब रेड बुल जो है वो बेसिकली एनर्जी ड्रिंक है, और रेड बुल के आप जितने भी आप देखेंगे जो इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है और काफ़ी सारे इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है। अब वो चाहे वो नाइट्रो सर्किस है, ठीक है, नाइट्रो सर्किस आप लोग इंटरनेट पर चेक करिएगा, एक अच्छी चीज़ है। नाइट्रो सर्किस है, उसके अलावा चाहे वो है आपके कोई स्टंट शो है, आपकी कोई कार रेस है, आपकी कोई बाइक रेस है, आपकी कोई जो है ना इस तरह का कोई और एडवेंचरस प्रोग्राम है, कोई स्काई डाइविंग है, ठीक है, या आपके वो स्कीइंग का कंपटीशन है। तो जितने भी एडवेंचरस आपके जो इवेंट्स होते हैं, रेड बुल उनको स्पॉन्सर करता है। किस लिए? जो साथ अपने आप को लिंक कर रहा होता है कि जी हमारा बेसिकली एनर्जी ड्रिंक है, और एनर्जी ड्रिंक है ये यूथ के वाले से, और वो वाले यूथ जो कि एडवेंचरस है, ठीक है, वो अपने आप इमेज को रेलिवेंट बनाने के लिए इस तरह के इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है। इन्वॉल्विंग समटाइम जो है आप लोग डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाने के लिए आप कस्टमर्स को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं। आप लोगों को एक प्रोडक्ट का यकीनन पता होगा, अगर नहीं पता तो जरूर सर्च करिएगा। हम लोग वी आर बॉक्स बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स, ठीक है। वो बेसिकली होता है, आपने देखा होगा कि उन्होंने एक वो एनक से लगाई होती है, एनक के ऊपर मोबाइल फिक्स होता है आगे से, ठीक है, और साथ हेडफोन लगाए होते हैं, वो 3D वीडियोस दिखा के, 3D ग्राफिक्स दिखा के, तो जो है ना आप लोगों को लगता है कि जी यू आर इन दैट सीन। जैसे वो एक जुरासिक पार्क की वीडियो स्टार्ट में जब वीआर बॉक्स आया था, तो जुरासिक पार्क की वीडियो वो काफ़ी फेमस हुई थी। आप लोग हेडफोन लगाए और आप जो है ना वो लगा लें, वो वीआर बॉक्स पहन लें, तो आपको लगेगा कि आप ऐसे पार्क में जो है ना वो जा रहे हैं जहाँ पे इर्द गिर्द आपके बड़े बड़े डायनासोर्स हैं या इस तरह के जो बड़े बड़े जानवर हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, और आप उसको एक्चुअली फील करते हैं उसको। अच्छा, आप इस तरह की चीज़ों में कि अगर आपने मिसाल के तौर पे वीआर बॉक्स सेल करना है या आपका गेमिंग कोई लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर आप एक्सपीरियंस बेस्ड जो है ना प्रमोशन कर सकते हैं। आपने जो वहाँ पे कस्टमर गुजर रहे हैं, आप उनको बताएं सर जी हम नई चीज़ लेके आए, आप वीआर बॉक्स पहन के ये चीज़ ट्राई करें, तो जो है ना होपफुली आपको जो है ना ये चीज़ पसंद आएगी आपको। इम्प्लिसिट, अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का लफ्ज़ मतलब होता है अंदरूनी या छुपा हुआ। एक्सप्लिसिट का लफ्ज़ मतलब होता है बैरूनी या ज़ाहरी तौर पर, ठीक है। अब जो इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस हैं, इनमें आप लोग चीज़ को डायरेक्टली सेल नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली सेल के लिए एफर्ट नहीं कर रहे, आप लोग सिर्फ अपने ब्रांड की अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने ब्रांड के इमेज को आप लोग एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टली तो आप उनको सेल की ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाते अंदरूनी तौर पर आप लोग जो है अपने ब्रांड को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ताकि हमारे जब हमारे ब्रांड का इमेज बेहतर होगा तो क्या होगा, लोग अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट को बाय करेंगे, ठीक है। ये इसका है कि implicitly you are trying to your product, not explicitly sell your product, sorry। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग में आप लोग जो है थ्रू टेलीफोन वगैरह या जितने जोर से भी आपके पास जराए हैं, आप कस्टमर से रब्ता करते हैं। आप जो है ना वो इसमें कस्टमाइजेशन आ जाती है सबसे पहले। आप कस्टमर की आप इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके कस्टमर के लिए बना सकते हैं अप टू डेट। आप क्योंकि कस्टमर से मुसलसल राब्ते में हैं, तो आपके कस्टमर के जो कस्टमर से डायरेक्ट आप खुद राब्ते में हैं डायरेक्टली, तो आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको मिलती रहती है। कस्टमर के आजकल बाइंग पावर का क्या सूरत हाल है, आजकल मार्केट में किस चीज़ के ट्रेंड हैं वगैरह वगैरह। इंटरेक्टिव, इसमें जो है ना इंटरेक्शन ज़्यादा होती है आपके इसमें, ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, कस्टमर भी इसके साथ आपके साथ वो ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होती है आमतौर पे, फ्रॉम कंपनी टू सेलर एंड फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर एंड फ्रॉम कस्टमर टू कंपनी, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, तो आप कस्टमर की क्लियरेंस करने के चांसेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग भी डायरेक्ट मार्केटिंग से मिलता जुलता है। ये आपके फेस टू फेस जो है ना वो आ जाती हैं ज़्यादातर, इसमें आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है। बल्कि आप इन दोनों को डायरेक्ट मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग को इकट्ठा भी आप लोग वो करना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें पर्सनल इंटरेक्शन आती है। कल्टिवेशन का फैक्टर ये है इसमें कि अभी कस्टमर या इससे पहले कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय नहीं था कर रहा,
लेकिन हमने उसको कल्टीवेट किया, कन्विंस किया, हमने उसके जो खदशात थे वो दूर किए पर्सनली मिलके। अब थ्रू एडवर्टीजमेंट वो कन्फ्यूजन इतनी आसानी से क्लियर नहीं हो सकती जो कि पर्सनल मीटिंग में क्लियर हो सकती हैं। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कि हम उस कस्टमर को कल्टीवेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स, इसमें कस्टमर रिस्पांस लेना या कस्टमर को रिस्पांस जनरेट करना वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक रिलेशन, एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट, एज कम्पेयर टू इवेंट रिस्पांस, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आप डायरेक्टली कस्टमर से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो कस्टमर जो है ना आपको डायरेक्टली हाँ या ना कह देता है। और और अगर कस्टमर का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको फ़ौरन या आप लोग जल्दी टाइम में, कम टाइम में आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ से मुराद ये है कि दोस्त ने एक ब्रांड ट्राई किया, उसको ब्रांड पसंद आया, उसने बाद में बताया। एहसन को पसंद आया, एहसन ने बाद में बताया। कायनात को पसंद आया, उसने बाद में बताया फरजा को कि ये फलां ब्रांड जो है ना ये अच्छा ब्रांड है। इसी तरह अगर ब्रांड पसंद नहीं आया तो पसंद ना आने की भी ये चेंज चलती है। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। ये इसमें क्रेडिबिलिटी आपकी जो है ना वो इंक्रीज होती है आपकी, क्योंकि अगर कुदूस जो है, ऐसे कुदूस और एहसन अच्छे दोस्त हैं तो कुदूस फिर ही एहसन को बताएगा, और एहसन को बताया कि कुदूस अच्छा बंदा है, ये बंदा सच बोलता है और ये मेरे लिए मुखलिस है। ठीक है, तो इसलिए जो मुझे मशवरा दे रहा है तो मुझे इसका मशवरा जो है ना वो मानना चाहिए कि हाँ ब्रांड ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये क्रेडिबिलिटी का एलिमेंट है, इसके अंदर शामिल है। पर्सनल, कस्टमर पर्सनली इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जो है कस्टमर पर्सनली अपनी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है। आप कस्टमर को पे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कस्टमर सिर्फ आउट ऑफ हिज और इमोशंस जो है वो नेक्स्ट कस्टमर को या नेक्स्ट पोटेंशियल कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में बता रहा होता है। टाइमली, अच्छा इसमें एक ये भी चीज़ है कि आपके जो है वो प्रोडक्ट जो है आप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए बाकी मीन भी जब यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इसमें कह लें कि टाइम सेविंग का एलिमेंट इसमें शामिल हो जाता है। क्योंकि आपने जब डायरेक्टली सेल करना है या डायरेक्ट सेलिंग करनी है या पर्सनल मार्केटिंग करनी है वगैरह, जो से भी आपने मैटर करने हैं, उनके साथ साथ जब वर्ड ऑफ माउथ के जरिए कस्टमर आपके ब्रांड को आगे खुद ही प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो आपके जो टाइम रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं वो आपका वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, टाइम सेव हो जाता है आपका। फैक्टर्स इन सेटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। अच्छा, आपने कौन कौन से मोड यूज़ करना है इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन कुछ इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं कि आपने कौन सा मोड यूज़ करना है, आपने कौन सा वो चैनल यूज़ करना है। इसमें ये कुछ दो तीन फैक्टर्स जो हैं वो मैटर करते हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, आपने ये देखना है कि आप किस किस्म की मार्केट में हैं। अगर सादे लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि आप कंज्यूमर मार्केट में हैं या बिजनेस मार्केट में हैं। कंज्यूमर मार्केट में तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसमें जो मोस्टली आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो आपकी कंज्यूमर्स के हवाले से होती हैं, नॉट अबाउट बिजनेस मार्केट। बिजनेस के हवाले से बहुत कम होती है। अच्छा, और अब अगर बिजनेस मार्केट में है तो बिजनेस मार्केट का जो एडवर्टीजमेंट है वो आमतौर पर थ्रू पर्सनल सेलिंग होती है। वो आमतौर पे थ्रू पर्सनल सेलिंग होती है, वो टीवी वगैरह के ऊपर नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये भी लाजमी नहीं है कि अगर आप कंज्यूमर मार्केट में हैं तो आप पर्सनली सेल नहीं कर सकते, और अगर आप उसमें हैं बिजनेस मार्केट में हैं तो आप टीवी पे प्रमोट नहीं कर सकते खुद को। इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं पहले की दूं कि आप टीवी के ऊपर बिजनेस मार्केट को प्रमोट करने की, आपकी जो रियल एस्टेट की जो कंपनीज होती हैं उसमें जैसे एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनी इस्लामाबाद में, जी गुलबर्ग ग्रीन के नाम की हाउसिंग सोसाइटी है, उनका ऐड चल रहा है टीवी के ऊपर कि इतने मरले के प्लॉट्स हैं वगैरह वगैरह, आप लोग जो है हमसे परचेज करें आसानी के साथ, जो भी इनकी प्रमोशन है। लेकिन इसी के साथ साथ वो अपने जो ये भी साथ प्रमोट कर रहे होते हैं कि जो कारोबारी हजरात हैं वो, उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट के ज़राए शामिल हैं। वो कमर्शियल प्लॉट्स पर परचेज कर लें, वो कमर्शियल मार्केट्स में जगह परचेज कर लें, और उनको भी फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अब देखें साथ साथ वो कंज्यूमर मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं, साथ साथ वो बिजनेस मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल्स दूं कि आप पर्सनल सेलिंग जो है वो आमतौर पे B2B मार्केट में सेल होती है, लेकिन कंज्यूमर मार्केट में भी सेल हो सकती है। उसकी जो है कंज्यूमर मार्केट में भी यूज़ हो सकती है, सॉरी। ठीक है, तो जो है ना उसकी एग्जांपल ये है कि आप लोग अक्सर देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे जाए ना वो टोयोटा स्टैंड की तरफ, जहाँ पे लारी अड्डा है नारवाल का, वहाँ पे भी या डिफरेंट चौकों में या हमारी यूनिवर्सिटी के आगे भी कई बार स्टॉल लगाते हैं, सिम में सेल कर रहे होते हैं। और वो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन
किसको कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को कर रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। ये पॉइंट बेसिकली ये है कि जी आप कंज्यूमर मार्केट में हैं या बिजनेस मार्केट में हैं, ये चीज़ डिपेंड करे, ये चीज़ अफेक्ट करेगी आपके कम्युनिकेशन मिक्स को सिलेक्ट करने के अंदर, प्रमोशनल मिक्स या कम्युनिकेशन मिक्स को। बायर रेडीनेस स्टेज, बायर रेडीनेस स्टेजेस हमने पढ़ी थी, शायद मिनट से पहले पढ़ी थी, मिनट के फौरन बाद पढ़ी थी। बायर रेडीनेस स्टेज से मुराद ये है कि आपका कस्टमर क्या आपके प्रोडक्ट से अवेयर है, अवेयर होने के बाद वो आपके प्रोडक्ट ब्रांड में इंटरेस्ट भी शो करता है कि नहीं करता, इंटरेस्ट शो करने के बाद वो एवेल्यूएट कर रहा है आपके ब्रांड को कि नहीं, उसमें कोई उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके बाद जो है उसका एटीट्यूड क्या है आपके ब्रांड के बारे में, वो मतलब वो परचेज करना चाहता है या वो परचेज नहीं करना चाहता। अच्छा, अब इस जो डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट किस्म की आपको जो है ना वो मीन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कस्टमर अभी आपको ब्रांड से अवेयर ही नहीं है तो आप एडवर्टीजमेंट का मोड जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर अवेयर था, उसने ब्रांड परचेज किया, ट्राई करने के बाद जो उसको चीज़ पसंद नहीं आई एंड ही इज़ ट्राइंग टू लीव योर ब्रांड, ठीक है, आफ्टर ट्रायल, फिर आप हो सकता है उसे पर्सनली कॉल करके आप उससे रब्ता करें कि सर आपने हमारा ब्रांड ट्राई किया था, आप हमारे ब्रांड को दोबारा ट्राई नहीं कर रहे, तो काइंडली बताएं कि उसमें क्या इशू है, हम आप कैसे काम आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखें बायर रेडीनेस स्टेज के हिसाब से आपका जो है ना वो चेंज हो गया है, कम्युनिकेशन मिक्स आपका चेंज हो गया है। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस लाइफ साइकिल के किस स्टेज के अंदर है, इंट्रोडक्शन में है, ग्रोथ में है, मेच्योरिटी में है, डिक्लाइन में है, उस हिसाब से भी आपका जो ना वो कम्युनिकेशन मिक्स आपका चेंज होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में आप मास मीडिया यूज़ करेंगे, बिकॉज आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रांड जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर हो सकते हैं आप टारगेटेड लोगों की तरफ जाएं, आप अपने प्रमोशनल एक्सपेंडिचर कम करके सिर्फ जो टारगेटेड लोग हैं उन्हीं को फ़ोन करके, उन्हीं को पर्सनली मिल के आप अपने ब्रांड को प्रमोट करें। ठीक है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से भी आपका जो कम्युनिकेशन मिक्स है आपका वो चेंज होता है। ये पॉसिबली आज आज की आपकी लास्ट स्लाइड है। इसमें ये है, ये देखें कि आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आपकी स्टेजेस ऑफ बायर रेडीनेस है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे कुछ पहले वैसे बताया भी, इनको थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी देखें कि किस स्टेज के ऊपर कौन सा मीडियम कितना जो है ना वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, यानी कितना कौन सा ज़्यादा सूट करेगा आपने, बेसिकली ये चीज़ें। अब देखिए नीचे जो, सॉरी आई एम नॉट वेरी गुड विद कलर्स, मुझे कलर्स के नाम के इतने ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा फीमेल्स को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है और मेल्स को भी पता होगा, लेकिन मैं इतना इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं ग्रिप रखता। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इसका एक ये ब्लूइश कलर है। सेल्स प्रमोशन का ये एक पर्पल टाइप कलर है, ठीक है, और जो पर्सनल सेलिंग है इसका ये एक येलो का एक शेड है, पता है येलो का शेड है, कोई और बोलते हैं, सॉरी अगर मैं कोई कलर गलत बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझ आ गई मैं बात क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए जब कस्टमर आपका अभी अवेयरनेस स्टेज के अंदर है, तब आप लोग एडवर्टीजमेंट मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्सिमम करेंगे अपने, और अपने आप को पब्लिसाइज करेंगे कि हर बंदे तक पहुँचे, हर लोगों तक पहुँचे। कस्टमर जो है अगर वो एडवर्टीजमेंट सॉरी अवेयरनेस के स्टेज में है, एडवर्टीजमेंट आप लोग मैक्सिमम करेंगे, सेल प्रमोशन करेंगे कंपैरेटिवली कम, ठीक है, और जो है आपकी जो पर्सनल सेलिंग है वो सबसे कम होगी आपकी, क्योंकि अभी आप सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड करना है और अवेयरनेस टू एडवर्टीजमेंट ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन से मुराद है कि वो अवेयर होने के बाद आपके ब्रांड को समझने की कोशिश कर ले कि ये ब्रांड किस चीज़ के ऊपर लगा है, मेरे मेरे से सूट करता है कि नहीं करता, वगैरह वगैरह। ठीक है, आप देखिए आप इसमें एडवर्टीजमेंट कम कर दिए पहले से, और थोड़ी सी आपने सेल प्रमोशन इंक्रीज की है, और साथ ही आपने पर्सनल सेलिंग भी पहले से इंक्रीज कर दी है। अब ये आप लोग किस लिए कर रहे हैं, कस्टमर को एनालिसिस करने में हेल्प करें ताकि वो आपके साथ लॉयल हो जाए, कमिटेड हो जाए आपके साथ। तीसरी बायर रेडीनेस स्टेज आ जाती है, वो है कन्विक्शन, जो आपके साथ कमिटमेंट शो करते हैं। फिर आपको अब एडवर्टीजमेंट की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, अब एडवर्टीजमेंट मजीद कम कर देते हैं, सेल प्रमोशन की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, अब जितनी पहले है उतनी ही आप रहने देते हैं कि ज़्यादा इससे मजीद इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें। आप लोग अपनी पर्सनल सेलिंग को इंक्रीज़ करते हैं कि वो आपसे से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो परचेज करें, क्योंकि वो आपसे कमिटमेंट शो करता है कस्टमर। ठीक है, आपको कमिटमेंट शो करने के बाद फिर वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस अब करता है अवेयर, आप जो एडवर्टीजमेंट है मजीद कम कर देता है, क्योंकि आपने उसको समझा भी दिया, प्रोडक्ट को सब कुछ कर दिया, तो आपको अवेयरनेस भी इंक्रीज़ कर दी, तो आपको एडवर्टीजमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। आप सेल प्रमोशन आप इंक्रीज़ करते हैं कि टू मैक्सिमाइज द बाइंग यूनिट्स, बाइंग क्वान्टिटी,
उसके बाद जो सबसे जो एक चीज़ पर्सनल सेलिंग आप मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, उसका भी यही पर्पज़ है कि उसको किसी किस्म की कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी ना रहे, वो आपके ब्रांड के बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ भी बनाए। ऑर्डर किया, प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद फिर वो दोबारा इसको रीऑर्डर करते हैं। रीऑर्डर करने के चक्कर में केस में आप लोग एडवर्टीजमेंट थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं। अगर सामने होता है कि जी वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद प्रॉपर पूरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोई उसको प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद कोई मसला नज़र आया, उन चीज़ों को कवर करने के लिए या आप उसको साथ मुतल्लिका दूसरी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट दोबारा थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद सेल प्रमोशन इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो या आपने जो है ना, जैसे कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, या मोबाइल के साथ हैंड फ्री जो है वो फ्री, पहले से आप मोबाइल को प्रमोट कर रहे थे, अब आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं आपके कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं या आपकी जो साथ इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए आप लोग जो है सेल प्रमोशन का सहारा लेते हैं। और साथ साथ आप लोग पर्सनल सेलिंग जो है उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर लेते हैं, क्योंकि वो री ऑर्डरिंग वाली स्टेज में